दोस्तों, आज इस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं। वो उसके बारे में शायद आपने देखा होगा, हो सकता है इसकी प्रोडक्ट का आपने यूज भी किया होगा। एक इनकी प्रोडक्ट आती है जो कहती है, जो खास करके इटालियंस डिजाइन के स्टार्ट्स के हिसाब से, कोरियन के स्टाइल से एंड द चाइनीज टेक्नोलॉजी से ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है। जो प्रोडक्ट का यूज की बात कर रहा था उसका नाम है शॉक्स। जो आप जूते के साथ इसको यूज करते हैं, तो क्या स्टॉक इसकी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है? या मार्केट के लिस्टेड के बाद इसमें क्या ऐसी ग्रोथ लेवल बनी है या क्या नहीं बन पा रही है? क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि निवेशकों की तादाद की बात करूं तो करीब करीब 80,000 से 85,000 यहाँ पे निवेशक बने हुए हैं। और ये लगातार इस निवेशकों की लिस्ट में वृद्धि देखी जा रही है। चाहे हम किसी भी पीरियड का आंकड़न करके देखें, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के बेसिस पे इसमें लगातार बड़ी रैली देखने को मिलती है। किसको लेकर के? बड़ी भीड़ देखने को मिलती है शेयर होल्डर को। आखिर इस स्टॉक के बारे में क्या कहती है, हम उस पर जानेंगे। जो कि बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। फिलहाल लेटेस्ट ये था कंपनी को लेकर के, इसकी प्राइस थोड़ा सा कम देखने को आंकड़ा मिल रहा होगा, क्योंकि कंपनी ने अपने जो शेयर था उस पर स्प्लिट कर लिया था। स्प्लिट के बाद यहाँ पे क्या बनती, क्या एक्टिविटीज बनती नजर आती है, तो चलिए थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फिलाटेक्स। फिलाटेक्स फैशंस। अब इसके बारे में देखते हैं तो कहती है, जो ये कंपनी पहले नजर में देखने को आती है कि ये अंडर वैल्यूड है। और ये भी क्या है? अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि बुक वैल्यू से स्टॉक की प्राइस करंट मार्केट में प्रीमियम के साथ की प्राइस भी, जो कि प्रीमियम देखा जाए फिलहाल तो केवल 27 पैसे के प्रीमियम है इस, मतलब 27% की प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। कहाँ से? फेस वैल्यू। अब एक नया चीज देखा जाए तो मैं इसको एक नया बात ये कहता हूँ कि स्टॉक में आखिर भीड़ क्या कहती है। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक का पी क्या कहता है स्टॉक। मैं समझना चाह रहा था इस स्टॉक में भीड़ क्या कहता है। तो भीड़ उन चीजों से आकलन किया जाता है जहाँ पे क्वालिटीज होती है। क्वालिटी कहते हैं जिसको ईपीएस कहते हैं स्टॉक भाषा की भाषा में। इसको अकाउंटिंग की भाषा में ईपीएस कहते हैं। जिसको आकलन किया जाए तो 0.01 पैसे की आसपास आती है, जो कि 1 रुपए के फेस वैल्यू के आकलन पे कितनी बनती है? केवल 1% की अर्निंग करती है। लेकिन लेकिन इस स्टॉक को खरीदने के लिए जो मार्केट में भीड़ खड़ी हो रखी है, उस भीड़ में 118 गुने की भीड़ है। जबकि जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हैं जो कि सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, वहां पे भीड़ केवल और केवल केवल 29 से 30 लोगों की भीड़। अब सोचने वाली बात यह है, मैं हमेशा कुछ पॉइंट आम तौर पे समझने के लिए कहता हूँ कि लोगों की भीड़ की बात करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ईपीएस के बेसिस पे कितनी भीड़ कहता है, कितनी भीड़ इस बातों का कहता है, जो आखिर इसका स्टॉक का पीक है कहता है। तो यहाँ पे देखा गया कि तो भीड़ काफी ज्यादा है। तो ये इसके हिसाब से देखें तो ये अभी फिलहाल क्या कहता है, ओवर वेटेज स्टॉक की कैटेगरी में आता है। तो समझने वाली बात मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए। जो एक कहता है, एक तरफ कहता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है किससे? बुक वैल्यू से। एक तरफ कहता है इंडस्ट्रियल कैप्स के अकॉर्डिंग कहता है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा जिनके पीछे हमें कुछ कंक्लूजन निकलेगा। इस कंक्लूजन की तलाश में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे और समझने के प्रयास करते हैं। जहां पे पहला एस्पेक्ट के देखा जाए जिसको देखते हैं, जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरे का नाम है करंट रेशियो। क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट पीएल का है, क्योंकि पीएल में जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ, उस लॉस में नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करने के बाद ईपीएस जनरेट होती है। अब ईपीएस जनरेट होने के बाद हम इनमें दो चीज को बैलेंस शीट से लेंगे। वो क्या है? वो है ये पार्ट। एक ऊपरी से ऐसा पार्ट होता है जो इनको दबाव बनाता है, भाई अपनी प्रॉफिट को जरा कम करो। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी थोड़ी बड़ी हुई। एक वो पार्ट होती है जो कहता है, नीचे से पंप करता है, नहीं नहीं इसको ना थोड़ा इंक्रीज करो। क्यों? अपनी प्रॉफिट को बुक करो। हम सेल्स को क्या करने वाले हैं? उधार सेल्स करके करने वाले हैं। ये आप ये जानना जरूरी है जो इनके पीछे जो है उनका रिकंसिडरेशन क्या कहता है। क्या ये
लगातार इंक्रीज करती नजर आती है या फिर डिक्रीज करती नजर आती है, या फिर कई बार देखा गया कि डेट्स फ्री कंपनियां रिड्यूसिंग करती नजर आती है। अब यहाँ पे जो एक चीज और निकल के जिसका नाम है उधार सेल्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ था जिसका नाम है रिस्क। पता है ना, मार्केट में इतने सारे पार्टियां हैं जो आईबीसी के अंदर चली जाती है, क्यों? उनके पास पैसे नहीं है देने को लिए, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, इसीलिए आजकल हम इसको कहते हैं रिस्क। और इसके पीछे पता है क्या जानना जरूरी, इसलिए हमने इसको फॉर्मूलाज का एक नया फॉर्मूलाज क्रिएट किया जिसका नाम है R2R। R2R ये संकेत देगा जो रिस्क टू रिटर्न, रिस्क टू रिकंसलेशन क्या कहता है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जो आखिर निवेशकों को रिस्क जो है इस स्टॉक को लेकर के उसमें निवेशक को रिटर्न क्या बनता नजर आता है। चलिए इन सभी बातों को हम एक एक स्टेप बाय समझेंगे इस लर्निंग में, जहाँ पे आरओसी की बात करती है 1% आरओई की बात करती है, न्यूट्रल 1% से भी कम है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हायर टू हायर की साइड देखें तो कंपनी का 4 रुपये 30 पैसे के आसपास का आंकड़ा गया था, लेकिन लोअर टू लोअर ये बॉटम को टच करके थोड़ा सा ऊपरी ऊपर उछलने का प्रयास किया है। तो क्या ये ऊपर उछलने के लिए तैयार हो रहा है, या ऐसा कुछ आंकड़ा गिरावट की संकेत ही देती नजर आती है। आइए चार्ट को आकलन करें, तो चार्ट के आकलन पिछले 1 साल की चार्ट के आकलन में ये देखने को मिला, जो ये लगातार अपने जो जो प्राइस थे उसको क्या किया, अपनी लोअर टू लोअर को उन्होंने तोड़ दिया। उसको इस संकेत में ये यहाँ पे ये कहा जा सकता है, जो चार्ट अपनी हायर टू हायर को टच भी ना करे और लोअर टू लोअर को क्या करे, रिकॉर्ड को तोड़ दे, उसको डीप की तरफ ले जाए, तो उसको उस चार्ट का आकलन कहता है डिक्लाइनिंग चार्ट। इस डिक्लाइनिंग चार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम वॉल्यूम बेसिस पे समझते हैं। यहाँ पे देखा गया कि पूरे साल में कभी भी वॉल्यूम नहीं आया, मतलब क्या था, जो कोई खरीदने बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। वॉल्यूम कम आना मतलब इंटरेस्टेड कम है, वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा आना मतलब मार्केट में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहे पार्टियां एक हो या 10 हो। यहाँ पे ये नहीं कहता कि कितने शेयर होल्डर आए थे बेचने के लिए, यहाँ पे ये कहता है कि कितने वॉल्यूम आया मार्केट में, भले 1 लोग आए, 4 लोग आए या 50 लोग आए, लेकिन वॉल्यूम में क्या हुई, लगातार वृद्धि देखी गई। और यहाँ पे इसकी वजह से मार्केट लगातार क्या करती है, गिरावट देती है। अब यहाँ पे कुछ और चीज निकल के आती है क्या, कि अपने पुराने रिकॉर्ड को सेटअप करने में लगा हुआ ऐसा कुछ आंकड़ा कहती है। तो फिलहाल तो अपनी मूविंग एवरेज को भी टच कर ले तो सब बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो प्रेशर की तरह वॉल्यूम देखने को मिला। यहाँ तो थोड़ा सा खरीदारी का माहौल था, लेकिन बाद में दोबारा फिर यहाँ पे ये देखने को मिला कि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, नियर अबाउट द सेम वॉल्यूम के आसपास मार्केट ट्रेड करती नजर आई, जिसको ट्रेडिंग वाले पार्ट्स को देखा। आइए इसको थोड़ा सा और डीपली की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये एक समरी डेटा है। इस समरी डेटा के पीछे हम एक जानते हैं कंपनी को लेकर कि जो कंपनी स्टार्ट 1995 में हुई थी, और इसके बाद देखा जाए एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग पे ही कंपनी कामकाज करती है। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं स्टॉक को लेकर के क्या कहती है। इनके पियर्स में देखा जाए तो कहती है वेलस्पून लिविंग्स हैं, रेमंड्स हैं, रेमंड्स लाइफ स्टाइल है। मुझे लगता है कि केबल और केबल सॉक्स इंडस्ट्रीज से कोई कंपनी होगा, उनसे कंपेयर करना शायद बेटर हो सकता है। अदरवाइज ये भी देखा जा सकता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर जो गारमेंट्स आइटम की इंडस्ट्रीज है उसके अंदर से क्या कहती है, उन सबको अभी आकलन किया जा सकता है कि चाहिए प्रोडक्टिविटी के नहीं से कुछ किसी और प्रोडक्टिविटी से भी इसको कंपेयर किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे इनको बड़ी बड़ी कंपनी से कंपेयर किया गया, लेकिन जब कंपेयर किया गया तो हमारे पास एक ही जवाब आया। जवाब ये था कि अभी तक सबसे ज्यादा किसी स्टॉक में यदि भीड़ है तो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है, जहाँ पे करीब 80-85 हजार निवेशक भी हैं और भीड़ भी अच्छी खासी बनी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा हम रिजल्ट की तरफ भी मूव करते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम व्यूअर हो या लास्ट टाइम व्यूअर हो, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की प्रयासरत रहते हैं विदाउट किसी कट पेस्ट और
एडिटिंग को लेकर कंप्लीटली लाइव होता है। कई बार कुछ टोन कम, कभी बार कहीं कुछ ज़्यादा हो जाती है, उसमें हम कोई एडिटिंग का पार्ट नहीं होता। चलिए जानते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ कहती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस दर्शाती है, जो पिछले साल से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, कहती हैं परफॉर्मेंस तो किया, लेकिन लास्ट टू लास्ट क्वार्टर ही इनकी परफॉर्मेंस में क्या हुई, लंबी गिरावट हुई, जिसके कारण देखा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पहले 14% के आसपास, फिर उन्होंने 1% के आसपास बनाई, फिर उन्होंने 10% के आसपास सेटअप किया। आखिर इनमें फ्लक्चुएशन क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। इनमें ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उसमें फ्लक्चुएशन किस बात को लेकर चल रही है, जहाँ पे 1% तक गिर के आ गई, उन्होंने काफी खर्चे कर लिए। कोई बात नहीं, जो खर्चे हैं वो तो हैं ही। अब आते हैं इसको, मैं केवल ये देखना का प्रयास करता हूँ फ्लक्चुएशन क्या कहता है। यहाँ पे अदर इनकम भी कुछ कंपनी के लिए है, तो कहती है अदर इनकम को शायद सोर्स तो कुछ कुछ बना हुआ है, लेकिन नियर अबाउट 1 लाख ही बना पाया। और ये लास्ट प्रॉफिट की तरफ देखें तो करीब 1,74 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से थोड़ा सा इंक्रीज और पिछले इससे लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा गिरावट। इसी नंबर को हम परसेंटेज वाइज भी देखने का प्रयास करते हैं, और परसेंटेज वाइज के बारे में कुछ कहता है, और आंकड़ा ये कहता है जो रिवेन्यू सोर्स में करीब 40% की वृद्धि तो हुई, इस वृद्धि के बाद देखा गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 44% बढ़ी। जब ये बढ़ी तो नेट प्रॉफिट में क्या हुआ, नेट प्रॉफिट 9% से जंप करती है, और इसके बाद यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईपीएस की बात करें या फिर नेट इविटा की बात करें, तो केवल और केवल 21% गिरने के बाद 6% की वृद्धि देखी गई। कहाँ के ऊपर, इबिटा। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कुछ कहती होगी, अब इसलिए कहती है, और ये दर्शाता है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, जो कंपनी ने थोड़ा सा ग्रो लेवल इंक्रीज किया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट कर लिया, और प्रॉफिट में सीधे सीधे लगता है कि 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज। इसके पीछे का कुछ और भी देखते हैं, क्या यहाँ पे गिरने का कुछ कारण था इंटरेस्ट बर्डन को लेकर। इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा नहीं था, नियर अबाउट 1 करोड़ ही रहा। इसको हटा भी दिया जाए तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 10 करोड़ मान लेंगे पिछले पीरियड से। तो परसेंटेज ऑफ इसके हिसाब से देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये कहती है कि रेवेन्यू 7% से ज्यादा बढ़ती है, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस था वो भी 60% से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, और नियर अबाउट सब के सब जो चीजें थी, चाहे नेट प्रॉफिट की बात, नेट इनकम की बात, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात और ईबिटा की बात, सब में 24% से लेकर के 30% तक की गिरावट दर्ज करती है रिस्पेक्ट। तो ये तो था इसका कुछ ईयरली डेटा। अब आते हैं जो हमेशा एक पॉइंट को नोट करना चाहिए कि प्रॉफिट हमेशा बुक किया हुआ वैल्यू है, प्रॉफिट हमेशा बुक किया हुआ वैल्यू है। इसीलिए इसके पीछे हम कुछ चीजों को जानते हैं, इसमें जानेंगे R2R को लेकर। इसके लिए हमें बैलेंस शीट की फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है कई बार। चलिए बैलेंस शीट फिगर को भी हम एक नजर डालते हैं, फिर हम टेक्निकल पॉइंट पे भी आएंगे और ये भी समझेंगे आखिर निवेशकों के मन में चल क्या रही होगी और क्या सेटअप बन रही होगी पोर्टफोलियो के अंदर। अब यहाँ पे देखा जाए तो बोरोइंग्स को लेकर के कंपनी के पास इंक्रीज करने के बदला कह सकते हैं कंपनी रिड्यूस कर रही है। अब एक सवाल आती है, सवाल ये आती है जो कंपनी के पास पिछले साल में 1 करोड़ का टोटल लोन था, लोन का इंटरेस्ट रेट इस साल में 2 करोड़ का, मतलब ये पार्ट कम होने के बाद भी इनकी जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ती नजर आई। चलिए इसका कंक्लूजन हम एक बार समरी एनालिसिस के पार्ट को देखेंगे। अब सवाल आता है क्या इनका जो उन्होंने बोरोइंग्स को खत्म किया, सॉरी इससे जब बोरोइंग्स के पार्ट को देखा जाए उन्होंने खत्म किया, खत्म करने के पीछे क्या इन्होंने अपने एसेट्स को बेचा, तो कहती है इनके पास जो फिक्स एसेट्स की पार्ट है वो इनमें कोई गिरावट नहीं थी, अच्छी तगड़ी इन्वेस्टमेंट, अच्छी तगड़ी इनके पास करीब 2200 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, अर्थात इनके पास इन्वेस्टमेंट से इनकम आना चाहिए, या इनकी किसी कंपनी में उन्होंने अपनी होल्डिंग का रखा होगा। इसके अलावा की बात करें तो इनकी ट्रेड रिसीवेबल में 153 करोड़ की उधार दिखता है, जो 153 करोड़ रिस्क दिखता है।
अब आखिर ये सॉक्स बिजनेस में सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करके कहाँ पे सेल आउट करते हैं जो 153 करोड़ का इनका क्या था, उधार पड़ा हुआ था। इसके लिए हमें जानना चाहिए कि डेटर्स डे क्या है। ये तो और अजीबो चीज निकल के आती है। तो सॉक्स के बिजनेस में इनकी जो मार्केट में पैसा फंसा हुआ है वो नियरली ये कह सकते हैं कि 12 महीने तक इनके पैसे इनके पास नहीं आए। मैं 12 महीने इसलिए मान लेता हूँ कि 336 65 दिन के आसपास, 316 दिन के आसपास पहुंच चुका है। 2 महीना कम कर दीजिए तब भी करीब 10 से 11 महीना तो हो गया। मतलब समझ में ये आई जो एक सीजन की कमाई अगले साल के सेम सीजन में पैसा आएगा क्या। इतने दिन के लिए मार्केट में इनके पास पैसा लटका हुआ है। जबकि इस पैसे के ऊपर इन्होंने जीएसटी पे कर दिया, इनकम टैक्स पे कर दिया, अदर अदर टैक्सेस पे कर दिया, अपने पॉकेट से पे करती नजर आई। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ। चलिए इसका आंकलन करते हैं 153 करोड़ के बेसिस पे। यदि ये देखा जाए कि टोटल और टोटल सेल्स में क्या 173 करोड़ का, जिसमें 153 करोड़ का उसका उधारी पड़ा हुआ। तो आखिर इनके पास हाथ में क्या लगा, तो कहती है 9 करोड़ ही प्रॉफिट इन्होंने बुक किया हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है, यदि 9 करोड़ के बेसिस पे इन चीजों को आंकड़ा करके देखें, आकलन करके देखें, तो शायद कितनी गुने ज्यादा हो सकती है जो इनको पूरे पूरे के पूरे इसी में क्षमा लेगा प्रॉफिट जो उन्होंने बुक किया है। यहाँ पे रिस्क इनके लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि 300 दिन में कोई पैसा कब देगा। फिर वो 300 दिन पता चला 600 दिन हो गया, फिर पता चला पार्टी ही चली गई। तो इस तरह का कुछ रिस्क फैक्टर इनके लिए बनता नजर आता है। जिसके लिए एनालिसिस पार्ट को देखें तो वो ये कहती है जो डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, नहीं नथिंग है। कहती है जो इनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो काफी कम है। जबकि यहाँ पे ये भी कहता है कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी हमने पहले कहा था। लेकिन ये बुक वैल्यू अंदर होने के बावजूद भी गुड प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की बात करती है। लेकिन एक जगह आकर के इनका क्या होता है, थोड़ा सा हिल जाती है पोजीशन। और हिलने वाली पोजीशन क्या थी इसको लेकर के, 316 दिन में पेमेंट आना, ये इनके लिए थोड़ा सा निगेटिव सेगमेंट बनाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं इनकी इन्वेस्टर को लेकर के क्या चल रही है, इन्वेस्टर क्या आंकड़ा करती निकल के आती है। जहां भी ये देखा गया तो स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो तो इंक्रीज कर गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करती नजर आती है मार्च से जून के अंदर। लेकिन बाकी सारे चीज में क्या हुआ, बाकी सारे चीज में गिरावट दर्ज करती है। इसमें इन्वेस्टर की, चलिए पोजीशन को देखते हैं, वो पोजीशन क्या कहती है इसको लेकर के। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे एक बल्क ट्रेड भी देखने को मिला इस कंपनी को लेकर के 1 रुपये 25 पैसे पे। जो वॉल्यूम में लगातार जो इंक्रीज हुआ था ना, तो उसके पीछे यही कारण था, जो एक बल्क ट्रेड हुआ। और बल्क ट्रेड के बेसिस पे मार्केट में क्या हुआ, एक अलग सी सेंटिमेंटल बनी और मार्केट में वॉल्यूम लगातार बढ़ गई। आते हैं इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग को लेकर के। तो प्रमोटर के पास केवल और केवल 24% 25% के आसपास की होल्डिंग है। और 24% की होल्डिंग के बाद की बात करें तो एफआई की तादाद कुछ है नहीं, डीआई कुछ है नहीं। पब्लिक के पास 75% की होल्डिंग है, उसमें भी कुछ कंपनियां हैं। अब कंपनियां शायद बड़े इन्वेस्टर के तौर पे यहाँ बने हुए हैं। तो यार देखने को मिलता है कि इन्होंने सेटअप भी हुई है अग्रवाल फैमिली की। काफी सारे अग्रवाल साहब जी हैं, वर्मा साहब हैं, सिंह साहब हैं इस कंपनी में। ऑलमोस्ट यहाँ पे 81 से 85 हजार के आसपास कह सकते हैं कि भीड़ इस स्टॉक के पीछे खड़ी है, जो कि लगातार बढ़ी है। जब बढ़ी है, भीड़ बढ़ी है, तो मार्केट में प्राइस भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन प्राइस में क्या हुआ, भीड़ बढ़ी तो केवल और केवल ये आंकड़ा निकल के आया, जो यहाँ पे स्टॉक पीक आंकड़ा ज्यादा निकल के आया। स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल में क्या कहती है, 1 रुपये 27 पैसे के आसपास। उस हिसाब से इसका पी ने कुछ में क्या हुआ, भीड़ के आंकड़े में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है कंपेयर टू तो पिछले डेट। हमने चार्ट में ये देखा, समझा, और इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डीपली जानने का प्रयास किया, आखिर यहाँ पे बनती क्या है। चलिए तो आजन ये भी देखें जो आखिर इस स्टॉक को लेकर के निवेशकों के मन में जो कुछ परसेंटेज और पोर्टफोलियो की बात करें, उनको आखिर दिया क्या।
पिछले 6 महीने में स्टॉक में क्या हो रही है, लगातार गिरावट देखने को मिला, लगातार गिरावट देखने को मिला। तो इसकी आंकड़े के साथ यदि इसको ये देखें, पिछले 6 महीने में करीब 50% की गिरावट कर चुका है। एक साल की डेटा में देखें तो करीब 60% गिरावट कर चुका है। और ये भी देखा जाए, जो 14 से लेकर के 5 साल के डेटा को देखें तो लगातार इस स्लिप करती नजर आती है, लगातार स्लिप करती नजर आती है। और इन केस ये मार्केट थोड़ा सा एक्टिव होता है और इस ब्रेकआउट को तोड़ दे, तो फिर थोड़ा सा ये लगेगा कि मार्केट को एक नई पहचान के लिए इसको थोड़ा सा तैयार हो सकता है। अदरवाइज तो यहाँ पे कुछ वैसा देखने को नजर नहीं आती है इस कंपनी को लेकर के। इसकी फंडामेंटल में ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं देखने को मिला था, केवल एक जगह डेटर्स को लेकर के देखने को मिला था। बाकी इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो काफी कम था, नेट प्रॉफिट मार्जिन से डेटर्स की रेशियो काफी ज्यादा थी। बैलेंस शीट में इन्होंने रिड्यूसिंग अपनी जो कि लॉन्च था उसको कम करती नजर आई थी। अपडेट की तरफ देखते हैं तो उसका कोई लेटेस्ट अपडेट, अभी एजीएम की फेस्टिवल चलती नजर आ रही है इस महीने में। एजीएम के लिए सबके सब तैयार होते नजर आते हैं कंपनी। तो न्यू लर्निंग के साथ जो मिलते हैं और इस कंपनी के बारे में हमने जाना, जहाँ पे इसको कंपेयर किया गया जो उनकी पीयर्स, जहाँ पे नाम है और सोमायाज हैं, एसका, आस्का, एएसके, पिंटेक्स है, जिसपे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आप इनका भी डिटेल हम जानना चाहें तो आप इनकी डिटेल हमारे चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, या बेटर है जो आप इसको हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं, चाहे वो आप किसी कंपनी के नाम के साथ शेयर्स डिटेल एनालिसिस या कंप्यूटर स्टडी की बात करेंगे तो वो हमारा ही कुछ ना कुछ वीडियो निकल के आएगा, शायद आपके लिए कुछ यूजफुल बन सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पैसे को भी सेव रखिए अवेयरनेस के साथ। और बी केयरफुल इन द ऑल मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक market is the risk for as per the global as per the domestics also, not depend on the domestics market.